स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी विद आलोक पर। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हम लोग संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, है ना, कि संविधान के बनने में क्रमिक विकास में क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। इससे पहले हम मूल अधिकार का टॉपिक समाप्त कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप चैनल पर जाके 8 वीडियोज़ हैं, उन सबको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम लोगों ने रेगुलेटरी एक्ट पढ़ा था 1773 का, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे। अब देखो, जो मुख्य रूप से एक्ट्स थे हमारे वो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट है, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, 1813 का चार्टर है, 1793 का चार्टर है। लेकिन अब इसमें कुछ ऐसे बीच बीच में संशोधनात्मक अमेंडिंग बिल्स लाए गए जो किसी चार्टर पे कुछ कमियां रह गई हों, उनको दूर करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो 1773 का जो रेगुलेटरी एक्ट था उसमें भी कुछ कमियां रह गई थी। उनकी कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट लाया गया, एक संशोधनात्मक बिल लाया गया जिसको कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, 1781 में इसको लाया गया। 1781 ईस्वी में ये इंट्रोड्यूस किया गया। इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये 1781 में लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें जो कमियां थी उनको दूर कर दिया जाए। ठीक है, कुछ कमियां, भाई सीधी सी बात है, अगर कोई एक्ट लाया गया है और तो कुछ समय बाद लगता है कि ये चीज़ इसमें और होनी चाहिए थी, तो उनके लिए इन सब चीज़ों को अमेंडमेंट या संशोधन किया जा सकता है। जैसे अभी आपके संशोधन संविधान में भी हो जाते हैं। तो इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के लिए एक बात याद रखना, इसको एक नाम दिया गया बंगाल जुडिकेचर एक्ट। इसी का एक अन्य नाम है बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781। इसके द्वारा किया क्या गया कि जिसे 1773 में बंगाल के लिए ही विधि बनाने का अधिकार मिला था, लेकिन जो इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा क्या किया गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया गवर्नर जनरल को। ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था उसको इसी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत जो है क्या दे दिया गया, अब वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों के लिए विधियों का निर्माण कर सकता था। ठीक है, तो एक मुख्य बात आपको इससे ध्यान रखना है, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, बहुत ही टफ या हाई लेवल का एग्जाम हो जाएगा, बहुत टफ कर देगा एग्जामिनर, तब ऐसे क्वेश्चन पूछता है। हाँ, ये पूछ लेता है कि किस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट कहा जाता है, तो ध्यान रखना एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये एक अमेंडिंग बिल था, यानी संशोधनात्मक बिल था। ये संशोधनात्मक बिल था। ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटरी एक्ट था उसमें संशोधन करने के उद्देश्य से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, चलिए अब अगला जो हम पढ़ेंगे वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब देखो समय, इसका जो समय है, अब ईयर कैसे याद करेंगे। ईयर याद करने का तरीका जो है, घटनाओं को अगर हम एक से दूसरी को जोड़ देंगे तो ईयर याद करने में आसानी रहेगी। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, ठीक है, इसकी कमियां दूर करने का एक प्रयास किया गया 8 साल के बाद, कब, 1781 में, लेकिन ये पूरी तरह से उन कमियों को दूर नहीं कर पाया, असफल रहा। तो क्या हुआ, 1784 में फिर से पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। ठीक है, हालांकि आना तो ये चाहिए था कि 1773 का आया है, इसके 20 वर्षों के बाद 1793 में बिल आना चाहिए था, कोई भी एक्ट, अधिनियम या चार्टर बनना चाहिए था। 20-20 वर्षों के लिए इनको बनाया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या कि इन 20 वर्षों का समय जो है ये बहुत लंबा है। इसके बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस या ऐसी परिस्थितियां बनी कि कुछ नए कानूनों की आवश्यकता या नए प्रावधानों की आवश्यकता पड़ती गई। इसीलिए बीच बीच में ऐसे इन चार्टर्स को जारी करते, जो क्षणिक या सामयिक स्थितियों को देखते हुए इन प्रावधानों को करना आवश्यक था। इसलिए 20 वर्ष का इंतजार न करके पहले ही कुछ प्रावधान बीच बीच में जोड़े जाते रहे। ठीक है, इसको ध्यान रखिए।
तो हमने इसको पढ़ लिया है, तो ऐसे याद रखो, ठीक है, क्योंकि 73 के बाद आना 93 में था, लेकिन कुछ कमियां थी, उनको दूर यहाँ करने का प्रयास किया गया, फिर इससे नहीं हुआ तो फिर इससे दूर करने का प्रयास किया गया, ठीक है। इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा आपका। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब यहाँ पर देखो, ये जो पिट्स है इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, पिट्स, ये अपॉस्ट्रोफी ऐसे ऊपर, PITT, ये पिट एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 AD, सॉरी BC 84, ठीक है। देखो पिट्स, ये पिट जो है ये एक सांसद थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था तो इंडिया के लिए, इसीलिए इस बिल का नाम ही पड़ गया क्या, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। देखो अब इन्होंने एक बिल पेश किया, इस बिल में क्या क्या प्रावधान थे, तो इसमें आपको मुख्य रूप से सिर्फ एक ही बात याद रखनी है। एक बात क्या है, और वो बिल्कुल स्पष्ट है और ये कई बार यहाँ से पूछा गया है, इसीलिए मैंने कहा कि ये बिल जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता ही है और वो भी कई बार पूछा भी गया है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। क्या प्रावधान था, क्योंकि अब अंग्रेज भारत में निर्णायक भूमिका में आ चुके थे, है ना, व्यापार के साथ साथ प्रशासन में भी जो है उनका दखल आ गया था, तो सारे काम अभी तक कंपनी ही कर रही थी, चाहे प्रशासन करना हो चाहे व्यापार करना हो, सब कंपनी के पास ही था। इस एक्ट के तहत क्या किया गया भाई, अब क्योंकि कंपनी पर नियंत्रण शुरू हो गया रखना, भाई ये रेगुलेट करने ये शुरू कर दिया गया और नियंत्रण बढ़ाया गया कंपनी पे, और कंपनी के पास जो ये दोनों काम थे उसको अलग कर दिया गया। यानी अब व्यापार अलग बोर्ड बना दिया गया व्यापार के लिए, और जो राजनीतिक या प्रशासनिक कार्य थे उनके लिए एक अलग बोर्ड बना दिया गया, ठीक है। यानी अब कंपनी के पास जो दोनों कार्य एक साथ थे उनको अलग अलग कर दिया गया और दो बोर्ड बनाए गए। कौन कौन से, व्यापारिक कार्यों के लिए, व्यापारिक कार्यों के लिए एक अलग बोर्ड बना दिया गया जिसको कहा गया निदेशक मंडल, निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। व्यापारिक कार्य जो थे, जो ट्रेड से संबंधित कार्य थे, उनके लिए बना दिया गया निदेशक मंडल, और जो राजनैतिक कार्य थे, अभी मैं बताऊंगा राजनैतिक कार्यों में क्या क्या आता है। जो राजनैतिक कार्य थे, राजनैतिक कार्यों के लिए बना दिया गया एक नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल, ठीक है, नियंत्रक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ठीक है। ये दो बोर्ड बना दिए गए व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग करने के लिए। अब ट्रेड में तो जानते हो, यहाँ से सामान खरीदना, इंग्लैंड ले जाकर बेचना, या वहाँ से पक्के माल को लाना, यहाँ मार्केट में डंप करना, ये तो व्यापारिक कार्य आप जानते हैं। राजनीतिक कार्य क्या होते थे, राजनीतिक कार्यों में ये आता था, अच्छा, ये जो नियंत्रक मंडल बनाया गया था इसमें 6 मेंबर थे, 6 सदस्य था, और ये ब्रिटेन में बनाया गया था, ये भारत में नहीं था, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो राजनीतिक कार्यों में आते थे, इन पर देखो। भारत में अंग्रेज किसी भी प्रांत के राजा के साथ बिना इस नियंत्रक मंडल की परमिशन के ना तो कोई संधि कर सकते थे, ना उनकी कोई सहायता कर सकते थे, ना वो किसी राजा पर आक्रमण कर सकते थे, ठीक है। ये सब मतलब राजनीतिक कार्य का मतलब ये है कि व्यापारिक कार्यों के अलावा जो भी कार्य हैं, जैसे किसी राजा के साथ संधि करना, कोई राजा किसी युद्ध में जा रहा है, किसी तरफ से उसकी सहायता कर देना, सैन्य सहायता देना, ठीक है, किसी राजा से उपहार लेना, ये सारी चीज़ें क्या कर दी गई, ये जो प्रशासनिक चीज़ें थी, राजनीतिक चीज़ें थी, इन पर रोक लगा दी। अपनी सीमा का विस्तार करना है, किसी राज्य को अपने में मिलाना है, इसके लिए भी इनको इस नियंत्रक मंडल से क्या करनी होती थी, परमिशन लेनी होती थी, ठीक है। तो यही एक मुख्य कार्य जो आप इसको इसमें पढ़ना है, जो पिट्स का एक्ट था, पिट ने यही बात कही कि अब भैया इनको अलग कर दो, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ के जो अंग्रेज थे वो बहुत अमीर होते जा रहे थे, और इससे जो है ब्रिटेन में एक खाई चौड़ी होती जा रही थी कि यार वो तो बहुत पैसा कमा रहे हैं।
तो इसलिए कंपनी पर धीरे धीरे अंकुश लगाना शुरू कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ठीक है, पहले रेगुलेट कर दिया, 73 के तहत प्रतिबंध लगा दिया, उपहार नहीं लोगे, है ना, लाइसेंस लेके काम करोगे। इसके साथ अब ये भी कर दिया गया कि इनके व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अभी जब धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे क्रमबद्ध तरीके से कंपनी पर अंकुश लगाया गया और कंपनी के अधिकार लगभग 1858 आते आते बिल्कुल समाप्त ही कर दिए गए। ठीक है, तो आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि जो पिट ने बात कही कि इनके कार्यों को अलग कर दिया जाए, और कर दिया गया। ये जो नियंत्रक मंडल है ये ब्रिटेन में 6 सदस्यीय आयोग बनाया गया, और इसको अब राजनीतिक जो भी कार्य करती थी कंपनी भारत में, इस मंडल की परमिशन लेना आवश्यक हो गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं 1793 चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी। ठीक है, अब कायदे से देखा जाए तो 73 के बाद 93 में एक्ट आना चाहिए था, क्योंकि 20-20 साल के लिए ये बनाए गए थे, लेकिन बीच में कुछ कमियां थी जिनको सुधारा गया और इंतजार नहीं किया गया 20 साल का। अब चार्टर एक्ट से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, मोस्ट अगर पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो नियंत्रक मंडल था, नियंत्रक मंडल 6 सदस्यीय जो था इस ब्रिटेन में बनाया गया था। ठीक है, 1784 से अब तक इसको जो है रेवेन्यू, जो इसको सैलरी वगैरह दी जाती थी, ये भारतीय राजस्व से नहीं दिया जाता था, इसको ब्रिटिश सरकार पैसा दे रही थी। लेकिन इस 1793 के चार्टर एक्ट में यही एक प्रावधान कर दिया गया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अब से क्या किया गया कि जो ये नियंत्रक मंडल है, नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ठीक है, इसको जो वेतन दिया जाएगा, वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, यही एक मुख्य प्रावधान जो है ये इसमें किया गया। प्रदान किया जाएगा। ठीक है भैया, ये प्रावधान कर दिया गया चार्टर एक्ट 1793 से। बाकी जो भी अमेंडमेंट्स थे इससे पहले करते चले आए। ठीक, क्लियर है। और क्या कहा गया कि अगला चार्टर जो है वो कब आएगा, 20 वर्ष के बाद, यानी 20 वर्षों बाद 20 वर्ष के बाद अब अगला चार्टर आता है और उसमें देखो क्या प्रावधान किया गया। अब यहाँ से जो भी चार्टर आप पढ़ेंगे उनका महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अभी तक इनका इंपॉर्टेंट नहीं था, 1773 वाला इंपॉर्टेंट है। 84 वाले में आपको ध्यान रखना है पिट्स में कि राजनीतिक और व्यापारिक चीज़ों को पृथक कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया, जो निदेशक मंडल है उसको वेतन देने का प्रावधान भारतीय राजस्व से कर दिया गया, यानी कंपनी जो भी पैसा इकट्ठा कर रही, जो यहाँ से राजस्व कलेक्ट होता है उसी से अब इनको सबको वेतन दिया जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा आएगा, मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ से जो चार्टर एक्ट की कहानी हम पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें हैं। ठीक है, जो फैक्ट्स हैं वही आपको कवर करने हैं, कॉन्सेप्चुअल जहाँ होगा वहाँ मैं आगे बात करता रहूँगा। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो अभी तक क्या था कि धीरे धीरे अंग्रेज अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे भारत में, अपने राज्य का भी एक्सपेंशन कर रहे थे। तो अभी तक व्यापार और राजनीति में जब स्टेबल होने लगे धीरे धीरे, तब इन्होंने कहा कि चलो ठीक है अब कुछ और भी चीज़ों को बढ़ाते हैं। 1713 का जो एक्ट है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से कई प्रावधान किए गए। कई प्रावधानों में पहली चीज़ ये आती है कि अब ये राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों के अलावा धर्म की तरफ भी देख रहे हैं। यानी पहली बार इस 1813 का जो चार्टर था इसके द्वारा ईसाई मिशनरीज, मिशनरीज मतलब वे एक ग्रुप होता है, लोगों का समूह होता है जो धर्म प्रचार का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसी एक्ट के तहत जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत में आने,
अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की परमिशन दे दी गई। इससे पहले नहीं था। इससे पहले क्या था कि वो व्यापारिक और राजनीतिक मामले ही देख रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि अब वो मजबूत हो रहे हैं, तो उन्होंने धर्म को भी बढ़ावा देना शुरू किया, और जो ईसाई धर्म के धर्मगुरु या धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, धर्म की शिक्षा दीक्षा देने वाले जो भी व्यक्ति थे, उन सबको परमिशन दे दी गई कि अब वो भारत में जाएं और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो गया यहाँ से, इसी एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई, ठीक है। यानी पहला प्रावधान जो किया गया इस चार्टर एक्ट के द्वारा, अब ईसाई धर्म के लोगों को अपने धर्म का विस्तार करने की परमिशन भारत में दे दी गई, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज क्या थी, जो मांग इंग्लैंड में बार बार उठ रही थी कि एक विशेष वर्ग को ही भारत के साथ व्यापार करने दिया जा रहा है, पैसा कमा रहे हैं, माँ अमीर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया वहाँ की पार्लियामेंट पे कि पार्लियामेंट को एक अमेंडमेंट और करना पड़ा कि अभी तक जो व्यापार का एकाधिकार कंपनी के पास था, उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और भारत के साथ व्यापार करने के लिए सभी अंग्रेजों को अनुमति दे दी गई, ठीक है। अब ऐसा नहीं था जिसका मन हुआ वोट उठाई चलाया, न, परमिशन लीजिए और आ जाइए। अभी तक क्या था, कंपनी के लोगों को ही परमिट मिलता था, लेकिन अब क्या हुआ कि कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त। अब देखो, कंपनी पर जो अंकुश है वो कसता जा रहा है धीरे धीरे, इस बात को समझिए आप। कंपनी अभी तक एकाधिकार था, व्यापार करेंगे तो कंपनी के लोग ही करेंगे, लेकिन अब क्या हुआ, इस एक्ट के तहत एकाधिकार समाप्त किया गया और कंपनी के अलावा जो अन्य अंग्रेज थे वो भी अब भारत के साथ व्यापार कर सकते थे पर्सनली, ठीक है। तो यहाँ पर एकाधिकार आंशिक रूप से समाप्त। अब मैं आंशिक शब्द क्यों प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि पूर्णता नहीं समाप्त किया गया था। आंशिक रूप से समाप्त करने का मतलब है कि कुछ ऐसे क्षेत्र अभी भी थे जिन पर कंपनी का एकाधिकार ही था, यानी चाय का व्यापार सिर्फ कंपनी के लोग ही कर सकते थे। चीन के साथ जो ट्रेड होता था ब्रिटेन का, वो भी कंपनी के पास ही रहा। इसके अलावा जो भी अधिकार थे वो सबके लिए ओपन कर दिए गए, ओपन टू ऑल, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कैसे देखेंगे कि चाय और चीन को छोड़कर अन्य सभी व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के समाप्त कर दिए गए। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, ठीक है। यानी जो मोनोपोली थी अभी तक कंपनी की, उसको समाप्त कर दिया गया। सभी अंग्रेजों को परमिट दे दी गई कि भैया अब आप व्यापार कर सकते हैं। हाँ, चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार था, इसकी जो एकाधिकारिता थी वो अंग्रेजों के साथ अभी भी बनी रही। यानी चाय और चीन के साथ जो व्यापार था वो कंपनी ही करेगी, बाकी एकाधिकारों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको दिए मैंने। तीसरा पॉइंट अब क्या है, तीसरा एक पॉइंट और है। पहली बार, अब क्योंकि अंग्रेज एक्शन में आ रहे हैं, तो अंग्रेजों ने भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया। ये क्वेश्चन कई बार और लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर सबसे पहले 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया।
तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यही एक्ट था चार्टर एक्ट 1813 का। इसी के द्वारा भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा यह प्रावधान किया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई बातें? एक बार फिर से देख लो क्या क्या हुआ इसमें। चार्टर एक्ट 1813, इसके द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की इजाज़त दे दी गई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? नंबर 2 पे चाय और चीन के साथ व्यापार को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कंपनी के सभी एकाधिकार क्या हुए? समाप्त कर दिए गए। भारतीय शिक्षा पर पहली बार अंग्रेजों ने 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया कि हाँ अब हम शिक्षा की तरफ भी ध्यान देंगे। तो वो इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती चली गईं और ये प्रावधान वो समय समय पर करते चले गए। ठीक है, तो ये मुख्य 3 पॉइंट हैं जो आपको यहाँ से याद रखने हैं। क्लियर है? चले आगे। चलो, अब 1813 में कहा गया कि ये प्रावधान जो है ये अगले 20 वर्षों के लिए रहेंगे। 20 वर्षों के लिए रहने का मतलब क्या है कि अगला एक्ट कब आएगा? 20 वर्षों के बाद। तो 20 वर्ष अब से कब कितना हुआ आप बता सकते हैं? 1813 से 20 वर्ष अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 1833। 1833 का चार्टर एक्ट। अब ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कहो चाहे इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लो। क्यों इम्पोर्टेंट ये? तो यहीं से आपके भारतीय राजनीति में, भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल, और बंगाल, मद्रास और बम्बई, इन तीनों को उसके अधीन कर दिया गया था। इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाते हुए क्या किया गया? 1833 में इस बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी अब गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है आपको कि भारत के गवर्नर जनरल का पद कब बनाया गया। 1833 का चार्टर एक्ट जो आया था, इसी के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यहाँ पर शब्दों की वर्डिंग आप समझना, क्योंकि यहीं पर कन्फ्यूजन होती है कि कौन पहला गवर्नर था, कौन गवर्नर जनरल पहला बना, कब बना। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि पद के नाम बदल दिए गए लेकिन व्यक्ति नहीं बदले गए। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं गवर्नर जनरल हूं बंगाल का। अब एक एक्ट बना दिया गया और ये कह दिया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो अभी तक मैं गवर्नर जनरल था, अब मेरे जगह पर कोई व्यक्ति नहीं आया लेकिन मेरा पद बदल दिया गया। तो अब यहाँ से 2 चीज़ें बनेंगी। बंगाल का गवर्नर जनरल तो मैं था, लेकिन उसके बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म करके उसको भारत के गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया। तो मैं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ। ये तो है, भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, व्यक्ति एक ही है, पद उसको 2 मिले। इसी तरह से चीज़ों को समझना है आपको। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ से क्या होगा? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अब एक सवाल और बना कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सवाल 2 हैं, उत्तर 1 है। सवाल ये 2 हैं लेकिन उत्तर इसका एक ही है।
जैसे भी मैंने अपना एग्जाम्पल देके आपको बताया। तो ध्यान रखिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल व भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये दोनों एक ही व्यक्ति था, सिर्फ पद बदला गया ना, तो व्यक्ति तो बदला नहीं गया। ठीक है, तो कौन था यहाँ पे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों तरह से पूछा जा सकता है, चाहे तो बंगाल का अंतिम पूछ ले या भारत का प्रथम पूछ ले। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्लियर हुआ? बंगाल का पहला कौन था? 1773 के एक्ट के तहत बनाया गया था, कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए, तो इसको याद रखना। दूसरा काम क्या किया गया था? अभी मैंने आपको बताया था 1813 में कि जो कंपनी के एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीन छोड़ दिया गया था कंपनी के पास। इसमें क्या किया गया कि वो एकाधिकार भी इनके समाप्त कर दिए गए। कहने का मतलब है, अब देखो दो क्वेश्चन यहाँ से और बन सकते हैं। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग लगा के आपसे पूछे और वो ये कहे कि कंपनी के एकाधिकार कब समाप्त किए गए, तो आपका उत्तर होगा 1813। लेकिन कहे पूर्णतः कब समाप्त हुए, तो होगा 1833। आंशिक रूप से कब समाप्त किए गए? 1813। पूर्णतः कब समाप्त किए गए? 1833। तो क्वेश्चन भी कैसे पूछे जाएंगे इसका भी ध्यान रखिए। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि किसी भी टॉपिक को पढ़ लेना, उसको रट लेना ही सब कुछ नहीं है। वहाँ से क्वेश्चन जो निकलेंगे उनका उत्तर कर पाना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पढ़ तो सब कुछ लोगे, लेकिन जब आंसर ही नहीं कर पाओगे तो पढ़ने क्या मतलब? ठीक है, तो हर एक टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनेंगे इनको ध्यान रखना। तो इस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ से कैसे बनेंगे कंपनी के एकाधिकार को लेकर, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट इसमें आपको लिखना है कि जो कंपनी का एकाधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और पूरे ट्रेड को, पूरे व्यापारिक कार्यों को ओपन टू ऑल, यानी किसी भी अंग्रेज के लिए खोल दिया गया। कोई भी अंग्रेज आए और यहाँ से व्यापार कर सकता था, कोई भी प्रतिबंध अब नहीं रह गया। ठीक है, अब देखो कंपनी पर दबाव थोड़ा और बढ़ाया गया। ठीक है, यानी कंपनी को एकदम प्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, चलो अगला पॉइंट। तो दूसरा हो गया कि कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। ठीक, चलो नंबर 3, विधि बनाने के लिए, अब इतना कुछ कर रहे हैं तो विधियों की आवश्यकता पड़ेगी और विधि बनाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए। जैसे एक विधि आयोग का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि विधि आयोग, सर्वप्रथम भारत में विधि आयोग का गठन किया गया 1833 के चार्टर के तहत 1834 में। ध्यान रखना, चार्टर कौन सा था? 33 का। और गठन कब किया गया विधि आयोग का? 1834 में। और इस पहले जो विधि आयोग का गठन किया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड मैकाले। ठीक है, मैकाले को थोड़ा ध्यान रखना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी मैकाले को ही माना जाता है। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का जो जनक है वो मैकाले को ही कहा जाता है। क्लियर है? तो इसी 1833 के चार्टर के तहत 1834 में विधि आयोग का गठन किया गया और उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, अब देखो जो भारतीय संविधान है उसके कुछ आंशिक दर्शन या उसका कुछ पार्ट आपको यहीं से दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि भारत में पहला विधि आयोग स्वतंत्र भारत में कब गठित किया गया, तो कब बनाया गया था? 1855 में। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे पता है? मोस्टली लोगों को पता होगा, MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ जो थे, जो भारत में पहली बार, इसको कहीं नोट कर लीजिए, भारत में जो पहला विधि आयोग बना था स्वतंत्र भारत में वो 1955 ईस्वी में बना था। और इसके जो अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़, ये
स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। और अगर भारत का पूछा जाए तो ये थे, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो 1733 का जो चार्टर एक्ट है, इसके आपकी 3 प्रावधानों को ध्यान रखना है, ठीक है। पहला क्या था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। विधि आयोग का गठन किया गया 1734 में इसी एक्ट के द्वारा, और लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। अब देखो इस एक्ट में कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हैं, ठीक है। जैसे सती प्रथा का अंत का प्रावधान इसी के तहत किया गया था, और 1843 में सती प्रथा को बंद कर दिया गया। दास प्रथा के अंत का प्रावधान इससे कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब ऐतिहासिक तथ्यों में नहीं जाएंगे, हमको सिर्फ संवैधानिक जो भी फैक्ट्स हैं उनको उठा लेना है और इसी को आगे बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। यही गवर्नर जनरल जो है ये आगे चलकर भारत का वायसराय बनेगा। रहेगा ये गवर्नर जनरल ही, लेकिन ये 2 तरह से कार्य करेगा। जब भारतीय क्षेत्र पर प्रशासन की बात आएगी तो वायसराय कहा जाएगा, और जब ब्रिटिश क्षेत्र पर बात की जाएगी तो इसको गवर्नर जनरल कहा जाएगा, ठीक है। तो ये हम सब आगे पढ़ेंगे। अगला जो हमारा एक्ट आएगा, अब इसकी भी अवधि जो थी वो 20 वर्ष की थी। 20 वर्ष बोले तो अगला जो चार्टर आएगा वो आएगा 1853 में, ठीक है। और यही चार्टर जो है वो कंपनी के लिए जारी किया जाने वाला अंतिम चार्टर होगा, ठीक है। क्या कहानी थी अंतिम होने की और इसके बाद कैसे घटनाक्रम बदलता है, इस पर अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको पढ़ाया पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1793 का चार्टर, और आपको क्या बताया मैंने 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर। ये कुछ मुख्य बातें जी, और ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं। ये यूपीएसआई को टारगेट अगर आप करेंगे, मेरा मेन फोकस यूपीएसआई, यूपीपी और वनडे एग्जाम्स जो हैं, और यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है, इन पर है फोकस। आप अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो आप इन सारे एग्जाम्स के लिए बढ़िया अच्छी तैयारी है आपकी। यूपीएसआई यूपीपी का एग्ज़ाम आने वाला है, एसआई के लिए इससे बाहर पॉलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ तो मैं गारंटी देता हूँ यूपीएसआई में पॉलिटी में किसी भी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं इन क्लासेस से बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं उस लेवल को लेकर चल रहा हूँ। आप अगर जैसे अभी देखो यहाँ से क्वेश्चन अगर आप यूपीपी के लिए पूछें तो ये पूछा सकता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। यही क्वेश्चन यूपीएसआई में कैसे पूछा जाएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, 33 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। और अगर यूपीपीएससी के तहत जाएंगे यानी और ऊपर जाएंगे तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग का अध्यक्ष कब बनाया गया, विधि आयोग की स्थापना कब की गई, किस चार्टर के तहत की गई, ठीक है। तो हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। और अब कंपटीशन का लेवल इतना है कि आप ऊपर ऊपर पढ़ के पेपर नहीं सॉल्व कर सकते, आपको कुछ चीज़ें डीपली पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपकी पॉलिटी की पूरी तैयारी मैं कराऊंगा अपने इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।